नमस्कार दोस्तों, आज है 10 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहला है उत्तराखंड को लेकर। तो उत्तराखंड में जैसा कि हम देखते हैं कि साल 2 साल में क्या होता है, एक बार हिमस्खलन भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अभी क्या हुआ है, बीआरओ जो है अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो ये क्या करता है, भारत के जो भी बॉर्डर वाले एरिया हैं, चाहे पाकिस्तान साइड हो, चाइना साइड, जम्मू कश्मीर, इन एरिया में जो रोड बनाता है उसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी एक परियोजना थी और उसमें क्या हुआ, एवलांचे की घटना आ गई। अब एवलांचे क्या होता है, हिमस्खलन। दो तरीके के स्खलन हम देखते हैं, एक होता है भूस्खलन और एक होता है हिमस्खलन। अब इनमें अंतर क्या होता है, जब बर्फ क्या होता है, ऊपर वाले किसी पहाड़ी एरिया से बर्फ का एक टुकड़ा या बर्फ का एक बड़ा भाग ग्रेविटी के कारण क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, तो उसे ही क्या कह देते हैं, हिमस्खलन। जब बर्फ गिरेगा तो बर्फ की चट्टान है। अब इसके बाद भूमि में क्या होता है, मिट्टी के कोई पिंड वगैरह कोई खंड होता है, वो नीचे की ओर गिरता है, तो इसे कहते हैं भूस्खलन। अब क्यों होते हैं, तो जैसे कि अब एक तो अचानक से आ जाए, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए, तो तापमान की कमी वगैरह बढ़ जाए या कमी हो जाए, इससे जो बर्फ़ की परतें होती हैं वो बर्फ़ की परतें अस्थिर हो जाएंगी, या तो एकदम बर्फ़ बन जाए पानी वाली जगह पे, या बर्फ़ पिघल जाए। तो जैसे ही अस्थिर होंगी प्लेट हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, ये चीज़ें जो हिमस्खलन की घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अब ये क्यों हो रहा है, वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण क्या हो रहा है, ये सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा एक घटना होती है जो उत्तराखंड में अभी देखने को मिला है, वो होता है भूगर्भीय हलचल वगैरह के लिए। तो जो भूगर्भीय हलचल होती है ये, और जिससे भूकंप भी आते हैं, जैसे कि अब उत्तराखंड है, वो जो सिस्मिक एरिया है, वो सिस्मिक एरिया चौथे और पाँचवें के अंतर्गत आता है। तो सिस्मिक एरिया चौथे पाँचवें के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेटें आपस में क्या है, अस्थिर होती हैं। तो प्लेटें अस्थिर होती हैं, इससे भूस्खलन हो जाता है। साथ ही साथ कभी कभी देखने को मिलता है भारी हिमपात होता है कभी कभी। तो भारी हिमपात मतलब वर्षा जो होती है वो बर्फ़ की यहाँ पे ज़्यादा हो जाती, इसके कारण हो जाता है। साथ ही ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण और जो हिमस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें तेज़ हवाएं, बारिश, ये सारी घटनाएं भी होती हैं। तो ये हमने देखा। अब हुआ क्या है, अभी बीआरओ रोड बना रहा था, तो इन्हीं सब कारण से उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ। यहाँ पे 46 जो फंसे हुए थे, 54 में से वो बचा लिए गए हैं, बाकी कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो ये एक मतलब समाचार अभी चर्चा में चल रहा है। अब हिमस्खलन देख लिया हमने, जब बर्फ़ या बर्फीले मलबे एक बड़ा हिस्सा तेज़ी से नीचे की ओर ढलान से आएगा, क्यों, ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर गिरेगा, और रास्ते में भारी तबाही मचाते हुए ये आता है। बनने के कारण भी हमने देख लिए, प्राकृतिक कारण भी होते हैं और मानव जनित भी कारण होते हैं। जब भी कभी हम आपदा पे लिख रहे होते हैं मेंस वगैरह में, या फिर हमें वैसे भी समझना हो कि जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सारी चीज़ों में कुछ कुछ क्या होंगे, जैसे भूकंप में स्पेशली कुछ मानव जनित होंगे, कुछ प्राकृतिक होंगे। तो जब हम आपदाओं के बारे में बांटेंगे तो उन्हें प्राकृतिक और मानव जनित में बांट सकते हैं। जैसे प्राकृतिक कारण क्या है भूस्खलन का, भारी हिमपात, तेज़ हवाएं, भारी हिमपात हुआ, तेज़ हवाएं हुआ, असमान रूप से बर्फ़ जमा होने से, अब बर्फ़ की ऊपर वाली परत जैसे अभी जमा हो गई ज़्यादा, तो वो नीचे आएगी। ढलान होने चाहिए, तो ढलान होंगे भूस्खलन के लिए आमतौर पर 30 से 40 डिग्री का झुकाव होना चाहिए। तापमान कम या ज़्यादा, भूकंप जैसे ही कंपन होगा। तो ये मानव जनित में क्या होगा, सर्दियों में खेल पर्यटन वगैरह ये आजकल ज़्यादा होने लगे, जैसे ट्रैकिंग, स्कीइंग। अब यहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, इससे यहाँ गतिविधियों में बर्फ़ जो होती है वो अस्थिर हो जाती है। धीमे धीमे करके क्या होता है, एक पिंड बर्फ़ का नीचे गिर जाता है। अब निर्माण, वनों की कटाई वगैरह से अब क्या होता है, ढलान जो है वहाँ पे जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो चुकी है, तो वो नीचे धंस जाती है। सैन्य गतिविधियाँ हो रही हैं। अब जैसे रोड बना रहा है बीआरओ, अब रोड बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उस रोड में खनन वगैरह करेंगे, मिट्टी को हटाएंगे, विस्फोट भी करते हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए। इससे भी क्या हो जाता है, हिमस्खलन ट्रिगर हो जाता है। तो ये हमने देखा। तो ऐसे ही अभी पिछले वर्ष भी चर्चा में रहा था 1-2 वर्ष से, जोशीमठ, जो शायद आपने सुना हो, जोशीमठ। तो जोशीमठ में आया था कि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के एरिया में लोग ने एक मतलब जब जा रहे थे, तो वहाँ पे 2023 में क्या हुआ था, धीरे धीरे धंसने की समस्या आई थी कि जोशीमठ धीमे धीमे क्या है, धंस रहा था। तो वहाँ पे सड़कें और कई बिल्डिंगें वगैरह देखी गई थी वीडियो में। तो ये हुआ।
अब हिमस्खलन के हम थोड़ा प्रकार देखते हैं। तो हिमस्खलन एक तरीके का नहीं होता है, एक होता है लूज स्नो एवलांचे, मतलब हिमस्खलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवलांचे। तो लूज वाला होगा, एक स्लैब होगा, एक पाउडर होगा और एक वेट होगा। अब इन्हें थोड़ा अंतर देखते हैं अगर लिखना हो तो लूज स्नो एवलांचे क्या है, जब ढीली और कम बंधी हुई बर्फ़ एक बिंदु से फिसलने लगती है। तो जो नॉर्मल लूज मतलब बर्फ़ है वो ढलने नीचे ढलान के साथ नीचे आ जाती है। अब स्लैब में क्या होगा, जब बर्फ़ का एक ठोस, यहाँ पे क्या था ढीली कम, जैसे बर्फ़ का बुरादा टाइप ऐसे थोड़ा समझो, टुकड़े टुकड़े से छोटे से बर्फ़ के होंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ स्लैब वाले में कि पूरा बर्फ़ का एक परत ही होगी, वो टूट के अलग ही हो जाए। अब यहाँ पे स्पीड देखो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से गिरेगा। इसके बाद पाउडर है, पाउडर स्नो एवलांचे हवा के साथ जब मिल जाएगा तो उसे कहेंगे पाउडर। और ये सबसे तेज़ों में आता है क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 300, क्योंकि हवा के साथ ये गिर रहा है। तो हवा और बर्फ़ का मिश्रण से जो बादल जैसे बनकर तेज़ी से नीचे की ओर गिरते हैं ऐसा हो जाएगा। तो ये पाउडर है। ये बादल सा लग रहा है तो इसमें हवा है और बर्फ़ के टुकड़े हैं, तो ये हमने देखा। और ये है स्लैब। स्लैब में क्या है, ये पूरी चट्टान है, जो आइस वाली जो हम देखते हैं ना स्लैब, पूरा ये है स्लैब वाला। तो पाउडर वाला देख लिया। इसके बाद एक बैट है। बैट में क्या होता है, जब तापमान बढ़ने या बारिश के कारण बर्फ़ पिघलने लगती तो टेम्परेचर के कारण होगा तो वेट हो जाएगा। तो ये हमें 4 प्रकार याद रखने हैं। अब इसके ये सबके अलग अलग तरीके। स्लैब वाले में ये पूरा चट्टान आ रहा है, पाउडर वाले में हमने देखा ये पाउडर सा, और उसके बाद ग्लेशियर एवलांचे, मतलब ग्लेशियर के टुकड़े टूट रहे होते हैं और नीचे की ओर गिरेंगे। अब एक शब्द अभी देखा हमने एवलांचे, हिमस्खलन पढ़ लिया, भूस्खलन। तो इनमें हम अंतर देख लेते क्योंकि अब पेपर में ये पूछा जा सकता है हिमस्खलन और भूस्खलन में अंतर क्या है। वैसे प्रोसेस सेम ही है लगभग, क्योंकि भूस्खलन में बर्फ़ नहीं होती, हिमस्खलन में बर्फ़ के टुकड़े भी हो जाते हैं। तो ये अब देखो हिमस्खलन है, बर्फ़ और बर्फीली चट्टानें अचानक से नीचे की ओर बहती होती हैं। गति कितनी हो सकती है 320 किलोमीटर तक की स्पीड हो सकती है, जो कि अभी हमने पाउडर वाले में देखा था 320 किलोमीटर तक का हो सकता है। भारी हिमपात, टेम्परेचर, इन सब के कारण ये होता है। और बर्फ़ से ढके पहाड़ स्थान कौन सा होता है जहाँ बर्फ़ होगी, तो पहाड़ी पे होती है बर्फ़ ढके हुए। अब भूस्खलन देखें तो चट्टान, मिट्टी, मलबा जब नीचे खिसकने लगता है तो उसे क्या होता है, कहा जाता है हिमस्खलन। आमतौर पर हिमस्खलन की तुलना में ये क्या होता है, मतलब जो भूस्खलन होता है वो थोड़ा कैसा होता है, स्लो होता है हिमस्खलन। अब ऐसा क्यों होता है, जो अब देखो बर्फ़ होती है, बर्फ़ ज़्यादा चिकनी होती है कि नहीं, और मिट्टी के कणों से, तो बर्फ़ चिकनी होती है तो बर्फ़ ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगी, मिट्टी धीमे से गिरेगी। तो इसकी तुलना में ये थोड़ा धीमा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, इसमें तो टेम्परेचर, प्रेशर, वन सारी चीज़ें थी, पर भूस्खलन में ज़्यादातर है कि वनों की कटाई और भूकंप वगैरह आते हैं, और ये कहीं पे भी हो सकता है, भूस्खलन तो कहीं पे हो सकता है। तो ये है। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं उत्तराखंड चूँकि हिमालयी क्षेत्र में है और यहाँ पर्यावरण अस्थिर हो रहा है, इस वजह से साल 2 साल में, जैसे अभी हमने जोशीमठ का एग्जांपल देखा, यहाँ होता रहता है। अब बीआरओ इस एरिया में चूँकि क्या कर रहा है, रोड वगैरह बनाता है, तो इस वजह से रोड से क्या होता है, वहाँ जो प्रकृति है वो थोड़ी इधर उधर होता है, मतलब प्लेटें वगैरह, तो ये सारी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। अब इससे संबंधित ये 4-5 प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें करना है। जैसे पाउडर स्नो का हिमस्खलन की गति कितनी हो सकती है। अब ये भले ही एक क्वेश्चन ना पूछे, पर स्टेटमेंट में ये 4-5 के आंसर में क्या होगा, ये दे देगा। जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा कि ये इतनी स्पीड होती है, इससे कम होती है, इससे ज़्यादा होती है। तो ये 4-5 क्वेश्चन ये देखने हैं इससे संबंधित। अगला है रुइलिया एलेंगेस। तो रुइलिया एलेंगेस क्या है, ये पौधा है ये वाला, जो ये अपने यहाँ पे देखने को मिलता है, ये पुष्प। तो अगर हम कभी देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझनी होती है, सबसे पहले एक आक्रामक प्रजाति के बारे में समझते हैं इसे समझने से पहले। तो एक होता है आक्रामक प्रजाति। तो जब हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं आक्रामक प्रजाति जिन्हें कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। तो अगर कोई बाहरी जीव आपके इलाके में आ जाए, चाहे वो जीव हो या पौधा, कुछ भी हो सकता है, तो चाहे जीव या पौधे हों, तो वो एक इलाके से दूसरे इलाके में आते हैं। जहाँ के स्थानीय अगर पौधे हैं, स्थानीय पौधे हो सकते हैं, स्थानीय जीव हो सकते हैं, उन एरिया में क्या करें, उन स्थानीय जीवों पर संकट आ जाए, मतलब जैसे अमेरिका की कोई घास पौधा भारत में आ जाए, इस वजह से भारत की जलवायु, भारत के पेड़ पौधों को संकट हो जाए, तो इसे ही कहते हैं, ऐसी स्पीसीज़ को आक्रामक प्रजातियां कहते हैं।
अब इनसे क्या होता है, आक्रामक प्रजातियाँ क्यों ज़्यादा हो रही, जैसे व्यापार, पर्यटन, इन सब के कारण एक जगह से इंसान दूसरी जगह पे पेड़ पौधे जीव जंतु बीज आते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये बेकाबू रूप से बढ़ रहे हैं वर्तमान में। तो ऐसा ही एक पुष्प है जिसका नाम क्या है, रोइलिया एलेंगस। तो हाल ही में क्या हुआ है, इसमें भारत में जैव विविधता के खतरे के रूप में से चिन्हित किया गया इस पौधे को। तो अगर पूछा जाए कौन सा, रोइलिया एलेंगस को भारत की जैव विविधता के खतरे के रूप में देखा गया है। और ये अपने यहाँ का नहीं है, चूँकि इसकी उत्पत्ति ब्राज़ील से मानी जाती है। तो ब्राज़ील से मानी जाती है, लाल कलर का होता है, तो ये इसकी विशेषता है। अब ये तितली के परागकण, जो इसकी खासियत क्या है, ये तितलियाँ जो होती हैं उन तितलियों को आकर्षित करता है और परागकण करने वाले कीटों को आकर्षित करता है। ये हम गार्डन वगैरह में लगाते हैं। अब पहले ये भारत में नहीं पाया जाता था, लगभग 10-15 सालों से पहली बार पिछले दशक में, एक दशक पहले ये उड़ीसा में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई। अब कैसे भी आ गया होगा उड़ीसा में। अब अन्य स्थान अंडमान निकोबार में, जमैका, प्यूर्टो रिको, इधर एरिया में ये पाया जाता है। अब यहाँ पे भारत में चूँकि आएगा, अब सोचो एक पौधा जो भारत में पहले से कुछ पौधे या कुछ जीव हैं वो अपने जलवायु के साथ समन्वय करके रह रहे, अब ये पौधा आएगा तो ये उनका स्थान घेरेगा कि नहीं, उनकी जो उनकी मतलब एक तरीके से उनका खाद्यान्न, अगर कोई मान लो जीव है तो जीव जो खाता है वही दूसरा जीव आ जाए, तो ऐसी चीज़ें आके उस पर्यावरण को नुकसान पहुँचा देती हैं। तो इसमें रोइलिया एलेंगस के बारे में क्या है, चमकीला पौधा होता है, अपने परिस्थिति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है आक्रामक रूप से। अब जो भी आक्रामक प्रजातियां आती हैं वो चूंकि अपने आप को उन्हें स्थापित करना होता है तो वो तेज़ी से फैलती हैं, इनकी विशेषता पाई जाती है। तो यह चौथी आक्रामक प्रजाति है जो भारत में मौजूद है। इस रोहिलिया करके जो पौधा है उसकी चौथी प्रजाति है। तो ये इस प्रजाति का प्रसार भारत में देखा जा रहा है और जैव विविधता के लिए चिंता, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट था। आक्रामक प्रजातियों जैव विविधता पर प्रभाव देखें तो ये पौधे तेज़ी से फैलते हैं, ये बात याद रखनी है सबसे। और संसाधन जैसे धूप, पानी, पोषक तत्वों के लिए मूल वनस्पतियों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि तेज़ी से फैलते हैं। तो जो यहाँ की नॉर्मल वनस्पतियाँ होंगी भारत की, उन्हें ये पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उनके पोषक तत्व, पानी और धूप, मतलब जिस एरिया पे होंगे ये अपना अधिकार कर लेंगे। अब पारिस्थितिकीय तंत्र को बाधित हो जाएगा, इससे हमारा तंत्र कैसा हो जाएगा, बाधित, और अन्य को खतरा हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, हमारी कृषि, जैव विविधता, पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। तो इसके बारे में देखा, ये निष्कर्ष है कि इसमें मतलब हमें जो की पॉइंट याद रखने कि जैव विविधता को हानि पहुंचेगी, आक्रामक प्रजातियों को इस वजह से क्या है, नियंत्रित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ देखी। अब इसके संबंध में ये एमसीक्यू है कि ये प्रजाति किस देश की है, पहला ये है। दूसरा है प्रजाति में शामिल नहीं है, तो कुछ प्रजाति हैं इसमें से शामिल नहीं है। तो अब देखो इसमें से वैसे ही कि हमें ये पता है कि भारत की प्रजाति तो नहीं है, इस ऑप्शन में लिखा है इंडिका करके, तो रोहिलिया इंडिका, तो भारत में तो ये मिलता नहीं है मूल रूप से, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है रोइलिया एलेंगस भारत में सबसे पहले कहाँ दर्ज की गई थी, तो अभी हमने देखा पिछले दशक में कहाँ दर्ज की गई थी। इसके बाद किस पारिस्थितिक तंत्र में, मतलब इस किससे समस्या पैदा करेंगे, क्यों, और उसके बाद है भारत के अलावा कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो ये भी हमने देखा। अगला है NPT, जो परमाणु अप्रसार संधि होती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कब की है, 1968 की। आज क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको लागू हुए मतलब 55 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये हस्ताक्षर 68 में आई थी, पर जो लागू हुआ था 70 में हुई थी लागू, जो NPT है। तो 70 से अभी कितने साल हो गए, 55 साल हो गए हैं। तो NPT समझते हैं थोड़ा कि हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देशों में एक प्रतिस्पर्धा चल गई कि कौन क्या हो, अगला वर्ल्ड वॉर ना हो, अगली बार हमें मजबूत होना है तो हमें क्या करना है, हमें परमाणु हथियार बनाने हैं। तो परमाणु हथियार बनाने, अब सोचो हर एक देश अगर परमाणु हथियार बना के रख लेगा, अब ये क्यों परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा हुई, हर देश ने सोचा कि हम भी बना के रख लेंगे अपने अपने, भारत ने सोचा हम बना लेंगे, पाकिस्तान ने, हम सब ने सोच लिया कि हम अपने अपने बना लेंगे। अब इससे इन देशों का मानना ये था कि अगर सबके पास परमाणु हथियार रहेंगे तो एक देश दूसरे देश से डरेगा ही डरेगा। पर क्या इससे शांति हो सकती है, अगर सोचो एक परमाणु विस्फोट होता है तो इससे तो एक अनगिनत साइकिल चल जाएगा कि परमाणु हथियार चलने का, तो इससे और आपदा हो सकती है। तो क्या सोचा गया 68 में
ये हम एनपीटी लाते हैं 55, मतलब जिसके अभी 55 साल हुए हैं, तो एनपीटी लाते हैं। इसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। मतलब अब आगे से परमाणु हथियार कोई नहीं बनाएगा और उसके शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना। अब ये इंपॉर्टेंट है, शांतिपूर्ण उपयोग। शांतिपूर्ण उपयोग का होता है मतलब कि हम परमाणु जो ईंधन है उसे इनरिच तो कर सकते हैं, मतलब जैसे यूरेनियम वगैरह, पर उसे केवल जैसे बिजली उत्पादन है, रिसर्च, इनमें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ईंधन के रूप में भी तो हम परमाणु को यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे होते हैं, सबमरीन चल रही होती हैं, पनडुब्बियाँ वगैरह, तो ये शांतिपूर्ण उपयोग हो, इससे कर सकते हैं, पर हथियार को हम रोक देंगे। तो ये थी परमाणु अप्रसार संधि। अब 1970 में ये लागू हुआ। 1970 में अभी भारत सदस्य है तो नहीं है भारत सदस्य, इसमें 191 देश हैं, पर भारत, पाकिस्तान और इजराइल ये तीनों सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। तो हम इसे समझते हैं क्यों शामिल नहीं है। पहला हमने देखा इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों का प्रसार ना हो, जिसे ही कहा गया नॉन प्लॉरिफरेशन। दूसरा है परमाणु हथियार खत्म किए जाएं, डिसआर्मामेंट। तीसरा है कि परमाणु हथियारों का शांतिपूर्ण उपयोग हो। अब भारत का ये कहना है कि जो 5 देश हैं पहले से, ये उनके पक्षपात के रूप में संधि है। 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ये वही देश हैं जो पहले द्वितीय विश्व युद्ध में शक्तिशाली थे। ये देशों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते भी थे, इन देशों के पास परमाणु हथियार हैं। अब ये देश ये कह रहे हैं कि एनपीटी सिग्नेचर करके कोई प्रसार नहीं करेगा, पर इनके पास तो हथियार रखे हैं ना। अब भारत का कहना है इनके पास हथियार तो ये तो मजबूत रहेंगे ही रहेंगे, दूसरे देश को रोका जा रहा है इनकी वजह से। तो इस वजह से भारत ये कहता है कि ये भेदभाव वाली संधि है, क्योंकि इन देशों के हथियार इनके पास क्यों है अगर दूसरों को रोक रही हैं। तो ये है। अब ऐसे ही उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया 2003 में, पहले इसका सदस्य था नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है किम जोंग उन वाला, 2003 तक इसका सदस्य था। 3 के बाद वो भी बाहर आ चुका है। तो ये कई सारे देश हैं वो इससे बाहर आ चुके हैं। तो ये है। तो एनपीटी सफल क्यों नहीं हुआ है? अच्छा क्यों है सफलता? कि हथियार बनाने पर वर्तमान में ये तो है कि हर एक देश हथियार नहीं बना पा रहा है। विफल क्यों है? क्योंकि उत्तर कोरिया तो तब भी हथियार बना ही रहा है, तो ये विफलता भी है। तो अभी ये हमने देख लिया। प्रमुख प्रावधान क्या है कि 3 प्रमुख प्रावधान है, ये तीनों हमने देख लिए। वही निशस्त्रीकरण करना ये है। अब इनको निगरानी कौन करेगा? तो 1957 में एक स्थापित संस्था थी, उसका नाम था IAEA। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है ये। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये एक संगठन था, यही इसकी निगरानी करता है। अब निगरानी कैसे? इन्हें पता है कि भाई कहीं परमाणु हथियार तो नहीं बन रहे, कहीं ईंधन का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। तो ये जाएंगे उस एरिया में, जांच वगैरह करेंगे, तो ऊर्जा को सुरक्षित रूप से सुनिश्चित करेंगे। संधि का कार्यान्वयन समीक्षा, हर 5 साल में इनकी समीक्षा भी होती है। तो ये एनपीटी का हमने काफ़ी देखा। ये इंपॉर्टेंट भी है प्री के लिए। एक तो इंपॉर्टेंट रहता, पूछ लेगा कब बना था, भारत शामिल है कि नहीं है शामिल, क्या इसके प्रावधान है। मेंस में कैसे आएगा कि एनपीटी सफलता असफलता बतानी है, तो दोनों जगह ये काम आ जाएगा। तो एनपीटी का महत्व क्या है? आधुनिक तकनीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छोटे परमाणु हथियार, ये खतरे भी तो उत्पन्न हो रहे हैं। एनपीटी का महत्व तो ये है कि परमाणु हथियार अगर बढ़ते चले जाएंगे, तो मान लो कोई ड्रोन में लगा के कोई AI से हथियार को कर सकता है, तो इसे और अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए। सिप्री के अनुसार, सिप्री क्या करता है, अगर करंट देखते होगे तो पता होगा कि हर वर्ष ये क्या करते हैं, मतलब हर वर्ष का मतलब कुछ समय के बाद ये डाटा निकालते हैं कि कौन सा देश कितनी मात्रा में कितना रुपए खर्च कर रहा है हथियार पे। तो कई देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है, ये सिप्री ने बताया है कि हथियार बढ़ और रहे हैं घटने की जगह। जैसे रसिया, अमेरिका, ये भी बढ़ रहे हैं इनके परमाणु हथियारों में गिरावट। रूस ने हाल ही में CTBT के अनुसमर्थन को वापस ले लिया, पर जो रूस है उसने कह दिया है, मतलब एक समझौता हुआ था NPT के बाद, इसका नाम था CTBT। CTBT क्या था? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसके तहत ये कहा था कोई भी देश परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा। अब रसिया इससे बाहर आ गया है, क्योंकि अभी लड़ाई चल रही है, तो रशिया ने कहा हम तो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखी। तो परमाणु हथियार एक निषेध संधि थी, इसमें भी भारत शामिल नहीं है। फिर CTBT था कि परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, भारत इसमें भी शामिल नहीं, क्योंकि भारत का भी कहना है हम तो करेंगे। अब भारत का और परमाणु नीति देखें तो भारत जैसे ही 1970 में दुनिया को पता लगा कि भारत जैसे देश कर रहे हैं, तो इन्होंने संधि लिया NPT। भारत रुका नहीं। 74 में भारत ने अपना पहला परीक्षण कर लिया, 98 में दूसरा परीक्षण किया, तो 2 आज तक किए हैं। तो जैसे पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है 98, जो अटल बिहारी
वाजपेयी जी के समय हुआ था और ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था परमाणु सिद्धांत। फिर 2003 में हमने अपना परमाणु बना के रख लिया। अब होता क्या, देखो हमने अपना परीक्षण कर लिया और हमने अब बना के हथियार रख लिया। अब तो हमारे पास पूरा फॉर्मेट तैयार है ना, जब ज़रूरत होगी तुरंत उसे प्रिंट टाइप कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पूरा फॉर्मेट है, क्या डालना है, कितना डालना है, कैसे बनाना है। और इसके बाद हमने अपना सिद्धांत दे दिया कि ये हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, और हम इसका पहला परीक्षण नहीं करेंगे। मतलब जब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि पाकिस्तान हम पे कर रहा है तब तक हम इसका परीक्षण, हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे। तो इसका होता है पहला उपयोग ना करने की नीति आई थी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान हमला भारत में हो जाएगा तब पहले उपयोग की नीति, मतलब जैसे पाकिस्तान का अटैक हो चुका है भारत पे और उसके बाद ये लागू होगा कि अब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तब हम करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है, भारत ने ये कह रखा है हम पहले उपयोग की नीति तो लाते हैं, पर अगर हमें शक भी हो गया कि पाकिस्तान कर रहा है और हमें ये कन्फर्म हो गया तब भी हम कर सकते हैं। तो ये भी इसमें है। इसके बाद है भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ और जापान के साथ। मतलब हुआ क्या, 70 के बाद अमेरिका ने तो कुछ किया ही नहीं भारत के साथ। अमेरिका ने कहा था भारत ने ट्रीटी तोड़ी है। फिर अमेरिका को जब व्यापार की ज़रूरत हुई तो 2005 में अमेरिका खुद ही भारत से समझौता कर रहा है कि असैन्य परमाणु का हमसे समझौता कर लो। भारत से कह रहा है अमेरिका, क्यों? क्योंकि भारत मार्केट है ना, तो असैन्य का मतलब हमसे परमाणु वगैरह हम मदद करेंगे, पर कैसी जगह पर, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना हो ऐसी जगह पर, हथियार में नहीं करेंगे बस। तो ये आ गया। तो ये हमने डिटेल में देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है ये हर वर्षी। तो ये इसके बारे में 4-5 क्वेश्चन है, ये देखने हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे 1 लाइनर लगेंगे, पर जब ये स्टेटमेंट में 3-4 में लेके आएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। ऐसे पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट 4 देगा, स्टेटमेंट में परमाणु अप्रसार संधि 1972 में आई थी, नहीं कब आई, 70 में। NPT का भारत सदस्य पहले था फिर बाद में नहीं रहा, ऐसा कुछ। तो कब है, भारत नहीं है कभी से। तो इसके बारे में ये देखना। अगला है स्पेस, जो मलबा होता है अंतरिक्ष में, उसके लिए। तो अभी हुआ क्या है, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका जो स्टारशिप रॉकेट हुआ करता था उसमें विस्फोट हो गया है 2 दिन पहले। तो स्पेस एक्स के स्टारशिप में चूंकि विस्फोट हुआ है, जिससे फ्लोरिडा और बहामास में कई सारा ये मलबा इकट्ठा हो गया है पूरे एरिया में। अब यह घटना स्टारलिंक और क्यूपर जैसे मेगा सैटेलाइट समूहों के विस्तार से जोखिम को उजागर कर रहा है। देखो स्टारलिंक के तहत एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, उसमें क्या होता है, पूरी पृथ्वी को सैटेलाइट से घेरा जा रहा है। इससे क्या होता है, नेट दिया जाएगा पूरे। तो हज़ारों की सैटेलाइट, हज़ारों की मात्रा में की जा रही है सैटेलाइट स्टारलिंक से अंतरिक्ष में, और इनसे नेट दिया जाएगा। जैसे हम जियो लेते हैं वाईफाई वगैरह, तो वैसे ही इंटरनेट से मिलेगा। भारत में अभी लागू नहीं किया, बाकी पूरे देश में लगभग अभी ऐसे ही चल रहा है। तो हुआ क्या है, अब ये चुनौती आ गई है कि अगर सोचो स्टारलिंक की सैटेलाइट में ऐसा घटना हो जाता है, क्यूपर की जो मेगा सैटेलाइट समूह है, मतलब इनकी हज़ारों की मात्रा में सैटेलाइट है, अगर वो आपस में अंतरिक्ष में टकरा गई तब क्या होगा। तो इससे अंतरिक्ष मलबा बनेगा, और ये मलबा पूरे ब्रह्मा, मतलब पूरे पृथ्वी के ऊपर जितनी सैटेलाइट है उन्हें चंद मिनटों में समाप्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं। तो इसका उपयोग ना होने से मानव निर्मित ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब अंतरिक्ष मलबा क्या होता है, जो उपयोग में नहीं है, मानव निर्मित ऑब्जेक्ट, और पृथ्वी के तब भी चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे कोई सैटेलाइट है ख़राब हो गई तब भी घूम रही है, तो ये नहीं कहते हैं क्या, स्पेस डेब्रिस, मतलब अंतरिक्ष मलबा है। इसमें सैटेलाइट के टुकड़े, रॉकेट के चरण, मतलब कई सारे अवशेष हो सकते हैं। अब इसके लिए कानून की कोई संधि है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतरिक्ष मलबे के लिए कोई सामान्य डेफिनेशन कुछ ऐसा दिया नहीं गया 1972 में। हालांकि स्पेस ऑब्जेक्ट माना जाए या नहीं, इसके लिए कन्वेंशन, मतलब एक स्पष्ट तो हुई थी जिम्मेदारी लेने के लिए, पर बाद में फिर कुछ हुआ नहीं। जब मलबा किसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो उसकी जवाबदेही नहीं रहती, ये लास्ट में है। अब मान लो स्पेस में तो किसी का कोई एरिया है ही नहीं है, तो किसकी जवाबदेही होगी, ये 1972 में भी तय नहीं हो पाया है। इसके बाद है पुराने सैटेलाइट का डी ऑर्बिटिंग तंत्र नहीं होता है। डी ऑर्बिटिंग तंत्र का मतलब जैसे ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है तो उसे अगर ख़राब हो गया तो उसे बाहर फेंक दो कहीं ऑर्बिट से बाहर, तो ऐसा उन्हें हटाना मुश्किल होता है। तो ये भी एक समस्या है। अगला, पहचान करने में कठिनाई होता है कि अब जैसे पुरानी सैटेलाइट है, ऑब्जेक्ट हैं, चूँकि उनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है मूल रूप से, तो उन्हें ट्रैक करना, जानना ये कठिन होता है। अब इन जो अंतरिक्ष मलबे के मुख्य क्या क्या स्रोत होते हैं, एक सैटेलाइट के टुकड़े, रॉकेट के निष्क्रिय, एंटी
सैटेलाइट जो परीक्षण किए जाते हैं। अब जैसे क्या हुआ, चाइना और भारत ने, भारत का है त्रिनेत्र करके, तो हमारा एंटी सैटेलाइट और चाइना के एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, उसमें क्या होगा, हम पृथ्वी से सैटेलाइट में टक्कर दें, मतलब एक विस्फोट करवाएंगे और ये जांचेंगे कि हम सैटेलाइट को यहाँ से नष्ट कर सकते हैं कि नहीं। मान लो किसी देश से हमारा हमला होता है और हम उस सैटेलाइट को नष्ट कर देंगे उनकी, तो हमें काफ़ी बहुमत मतलब मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा इससे, अब इससे विस्फोट तो ऊपर करा देते पर इसके टुकड़े चारों ओर फैल जाते हैं। तो यही है एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। सैटेलाइट और अंतरिक्ष, अब सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कहीं टकराते हैं तो पूरा एरिया में दिक्कत हो जाएगी, लागत में वृद्धि हो जाती है। अब सैटेलाइट की सुरक्षा चूंकि अब करनी है तो लागत भी बढ़ जाती है। अब अंतरिक्ष मलबा से निपटने के लिए वैश्विक कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे 93 में इंटर एजेंसी डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था 93 में, कि अंतरिक्ष मलबे को कम करना। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन का कॉपस करके है, कॉपस करके, तो इसमें क्या है, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए है। ऐसे ही जीरो डेब्रिस चार्टर 12 देशों का है, तो इसमें जीरो डेब्रिस चार्टर बनाया गया है। भारत ने क्या किया, तो भारत का ये नेत्र याद रखना है बस। तो नेत्र ही है जो अंतरिक्ष में वस्तुओं को ट्रैकिंग और उनके विश्लेषण के लिए नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, तो नेत्र है। बाकी ये मलबा से निपटने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट चल ही रहे, पर ये सबसे मेन रहेगा नेत्र वाला है। इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला देखें इसमें कि समुद्री घास के बारे में है और जैव विविधता संरक्षण को लेकर अगला आर्टिकल है। तो समुद्री घास क्या होता है, मतलब अभी क्यों चर्चा में, तो नेचर जो है, नेचर एक नेचर रियूज अर्थ एंड एनवायरनमेंट है, मतलब नेचर एक पत्रिका है, उसने एक अध्ययन प्रकाशित किया और कहा है समुद्री घास के जो जैव विविधता है और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में योगदान को उजागर किया। मतलब उन्होंने बताया समुद्री घास जो होती है वो कैसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है समुद्री घास, तो वो जैव विविधता को संरक्षण योगदान देता है। अब घास चूँकि महत्वपूर्ण है तो इसके लाभ और खतरों पर दोनों पे चर्चा की गई है। एक तो लाभ पे भी खतरा भी है। तो सोचो जैसे हम जंगल, अब ऐसे इसे समझते हैं कि जैसे हम ज़मीन पे क्या देखते हैं, ज़मीन पे होते हैं जंगल, ज़मीन पे जंगल होते हैं ना वन वाले क्षेत्र में। समुद्र के अंदर भी होते हैं क्या जंगल? बिल्कुल, उन्हीं जंगल को कहा जाता है समुद्री घास। तो अगर पूछ ले समुद्री घास क्या है, तो ये समुद्र के जंगल हैं एक तरीके से। जंगल का मतलब है पेड़ों, अब जंगल कैसे बनता है, पेड़ पौधों से, तो ये समुद्री घास है, ये कोई एल्गाई नहीं होता, ये एक तरीके के पौधे ही होते हैं। तो समुद्री घास एक ये फूल देने वाले पौधे होते हैं जो समुद्र के अंदर उगते हैं। तो ये कौन से होते हैं, फ्लावरिंग क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और ये शैवाल नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये शैवाल नहीं होते हैं। शैवाल एक काई वाला होता है, वो हम देखते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गाई। अभी हम घास की चूंकि बात कर रहे हैं तो ये पौधे होते हैं जिनमें जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्ते, सारी चीज़ें होती हैं। तो जड़, तना, पत्ते होते हैं। लगभग 72 प्रजातियाँ पाई जाती हैं इनकी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, उथले एरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, धूप वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये देखा, ये पुष्पीय पौधे होते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है, ये पुष्पीय पौधे होते हैं जो उथले वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें समुद्र का फेफड़ा कहते हैं। जैसे ब्राज़ील के वो जंगल है ना फेफड़ा, तो वैसे ही समुद्र का फेफड़ा इन्हें कहते हैं। तो उसके बाद है समुद्री घास का विवरण देखें तो अंटार्कटिका चूँकि बर्फ़ से घिरा है उसे छोड़कर बाकी सभी एरिया में ये पाए जाते हैं। पूर्वी तट, मन्नार की खाड़ी, पाक, मतलब अपने यहाँ सारे एरिया में, मतलब भारत के आसपास भी ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद समुद्री घास का महत्व क्या है, तो चूंकि समुद्री घास 121 प्रजातियां और कई सारी, मतलब समुद्री घास के मैदान में मतलब मछलियों की हजारों तो प्रजातियां। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो पृथ्वी जो समुद्री घास वर्षा वनों की तुलना में 35 गुना अधिक कार्बन को संग्रहित करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ों में होता है 35। जैसे मान लो एक जगह एक पेड़ ही लगा है, उस पेड़ की अपेक्षा एक समुद्र के अंदर जो जल, समुद्र के अंदर जो घास है वो घास क्या करेगा, समुद्र के ऊपर वाला जो घास है ये 35% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करेगा, प्रदूषण को। तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा पर्यावरण। ये महासागरों के कार्बन का 10 से 18
18% संग्रहित करते हैं। अब देखो दुनिया भर में जो सब कार्बन संचित है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा तो समुद्र में ही, और समुद्र का 10 से 18% इन्हीं के पास होता है। तो ये देखा, और जबकि समुद्री तल का केवल 1% मतलब 0.1% ये कवर करता है। तटीय संरक्षण करता है। सोचो जिस एरिया में घास होगी उस एरिया में लहरों का प्रभाव कम होगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। आर्थिक महत्व तो होता है ये। पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ इनका मूल्य भी होता है क्योंकि इन एरिया में मछली ज़्यादा होती है, जहाँ घास वगैरह होगी यहाँ मछली वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो अब खतरे क्या है, शहरीकरण, इंडस्ट्री बढ़ रही है, अनियंत्रित मत्स्य पाल मतलब है, अब ट्रॉलिंग, अनियंत्रित ओवर फिशिंग करते हैं तो घास को ख़राब कर दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, चूँकि ये उथले में पाए जाते हैं तो जल स्तर बढ़ेगा तो ये खराब हो जाएंगे पौधे। नौका विहार, तटीय विकास जो हम कर रहे हैं घूमने के लिए, उससे क्या हो रहा है, ये घास खराब हो रही है। अब इससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि समुद्र के घास को फेफड़े क्यों कहा जाता है, तो ये बताना क्यों फेफड़े कहते हैं इन्हें। अगला, विश्व मसाला संगठन है, मसाला संगठन और मसाला निर्यात में मूल्यवर्धन। अब एंशिएंट समय से हम पढ़ते आए हैं कि भारत क्या हुआ करता था, मसाले के लिए जाना जाता था। प्राचीन रोमन साम्राज्य में जब हम एडी की बात करते हैं, फर्स्ट एडी या बीसी की तरफ, तो कोचीन केरल की तरफ से क्या होता था, गरम मसाले जाते थे यूनान तक में एरिया में, पूरा ग्रीस, यूनान और रोमन साम्राज्य में। तो पहले से हमारा मसाला तो दुनिया भर में जाना ही आता था। तो अभी सरकार अब क्या कर रही है, मसाले के निर्यात को और बढ़ा रहे। हालांकि अभी हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक हैं, तीनों चीज़ें हैं, तो उपभोक्ता और निर्यातक हैं। अब नया सरकार ये कहा है सरकार ने कि हम मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड ने 2030 तक $10 बिलियन का मसाला निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। कितना, 200 मतलब $10 बिलियन के मसाला मूल्य होगा इसका। मूल्य वर्धन की आवश्यकता क्या है, मूल्य वर्धन की, तो इसमें क्या होगा, वैश्विक स्तर पर मूल्य वर्धित मसालों में भारत की हिस्सेदारी 70% तक बढ़ेगी। मूल्यवर्धन का मतलब उसे और थोड़ा इम्प्रूव कर देना, तो इससे भारत में और बढ़ेगा। बाजार में हिस्सेदारी है ये, भारत की ज़्यादातर हिस्सेदारी है, तो ये देखा हमने। इसके बाद है प्रमुख चुनौतियां क्या है, पर कम मूल्य संवर्धन। हम अभी तक इम्प्रूवमेंट, मसाला ऐसा होता है उससे ज़्यादा पैकेट और पैकेजिंग और ये सब थोड़ा अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या है, मसाला निर्यात में सिर्फ 48% मूल्य वर्धित उत्पाद है। मूल्य का मतलब है हम उसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो अभी हम वैल्यू ऐड ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम वैल्यू ऐड ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, तो ये। जबकि 52% कच्चा मसाला हम जैसा मिलता है खेत में वही भेज देते हैं विदेशों में, जबकि उसे हम प्रोसेस कर दें अगर, तो वही चीज़ होती है एडेड, वैल्यू एडेड। प्रोसेस करने के बाद तो ज़्यादा महंगा बिकेगा। कृषि आर्थिक में तो 98% मसाला उत्पादन छोटे किसानों द्वारा किया जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती। अभी ये स्टेटमेंट कभी भी पेपर में पूछ लेगा, वो कहेगा कि ज़्यादातर जो मसाला होता है वो कौन करते हैं, बड़े करते हैं किसान है। और ये सही भी लगेगा, बड़े ही किसान करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। कौन करता है, जो 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं उन वो लोग और ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये। इसके बाद है विनियमन के मुद्दे। भारत में सैनिटरी और जो फाइटो सैनिटरी मानकों को कवर करने के लिए मजबूत नियम है। मतलब अपने यहाँ एक तो विदेश में जब जाता है तो स्वच्छता, सुरक्षा, केमिकल, ये सारी समस्याएं होती हैं। जैसे पिछले वर्ष ही थाईलैंड और सिंगापुर की साइड हमने भेजे थे मसाले, तो उन्हें पैकेट वापस कर दिए थे क्योंकि वहाँ केमिकल वगैरह ज़्यादा मिले हमारे जो मसाले वगैरह में। अब भारत में प्रतिस्पर्धा कहाँ से चलती है, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील वगैरह से। अब सरकार का कोई पहल है इसे बढ़ावा देने के लिए, तो यही है, बोर्ड ही बना रखा है, निर्यात के लिए बना रखा है काम, और ये है राष्ट्रीय संधारणी मसाला कार्यक्रम है। उसके बाद मसाला पार्क वगैरह, तो बोर्ड हम सबसे पहले याद रखेंगे और पार्क याद रख सकते हैं, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इससे संबंधित MCQ है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही बताना है, तो 3 गलत होंगे, एक इसमें से देखना है। इसके बाद है सहकारी चीनी मिलों के लिए नई योजना। अब भारत में चूँकि आगे हमारा लक्ष्य है 2025 तक क्या, इथेनॉल को 20% करना। हालांकि 19.7 के आसपास तो हम पहुंच ही गए हैं, तो हमें 2-4 महीने में भी 20% तक पहुंचना है। तो इथेनॉल को सरकार बढ़ावा दे रही है, चीनी मिल से ही इथेनॉल होता है, तो केंद्र सरकार संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना लेके आई है। तो कौन सा, इथेनॉल ब्याज अनुदान। अब इसका उद्देश्य क्या है, गन्ना आधारित मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी फीड स्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करना। मतलब जो गन्ना आधारित इथेनॉल है वहाँ पे मक्का और अनुपयोग जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे भी इथेनॉल बनाई जाने लगे, तो एक जगह पे कई सारे तरीके से हम इथेनॉल बना सकें। मंत्रालय
मंत्रालय कौन सा है, एक तो खाद्य मंत्रालय है और उपभोक्ता। इसके बाद लाभार्थी कौन होंगे अगर ये मिल आ जाती है, तो एक तो चीनी मिल है, क्योंकि उन चीनी मिलों में आप सोचो मक्का और अनुपयोगी खाद्य से अगर इथेनॉल बनेगा तो मिलों को भी फायदा हो जाएगा, दूसरा किसानों को तो फायदा हो ही जाएगा। सरकार ने कहा है कि सरकार 6% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट देगी, यह बैंकों द्वारा तय की गई जो होगी कुल ब्याज दर का 50% सरकार देगी, या तो 6% ब्याज सरकार छूट दे देगी या 50% जितना ब्याज लगेगा वो सरकार दे देगी। तो ये सरकार ने कहा प्रभाव क्या होंगे, इथेनॉल में वृद्धि हो जाएगी और गन्ना वगैरह के जो किसान हैं उन्हें मौजूदा फ़ायदा हो जाएगा। अब बार बार एक शब्द आ गया इथेनॉल, इससे जल्दी से हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इथेनॉल एक ऐसा, इथेनॉल क्या होता है, गन्ने से जो आजकल क्या होता है पेट्रोल बनना है, तो पेट्रोल में मतलब पेट्रोल जो मंगाते हैं वो पेट्रोल में हम ईंधन के रूप में गन्ने का भी मिश्रण करते हैं, संभव है क्या है, तो इसी में जो मिश्रण करते हैं उसे ही कहा जाता है इथेनॉल। तो इथेनॉल का मिश्रण कर देते हैं पेट्रोल में, इस क्योंकि ये बायोफ्यूल बन जाता है। तो इथेनॉल है वो क्या है, एक बायोफ्यूल है। अब ये बायोफ्यूल कैसे बनता है, तो बायोफ्यूल या तो गन्ना, मक्का और आलू जैसी जो फसलें होती हैं उनके फसलों से ये बनाया जाता है, और इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है जो कि शराब भी होता है। तो एथिल अल्कोहल होता है, इसका उपयोग ईंधन, दवाओं, सैनिटाइजर इन सब में यूज़ किया जाता है एथिल अल्कोहल का। तो अल्कोहल है ना इसमें एथिल अल्कोहल। तो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, और इसमें मिलाया जाएगा इन्हीं इथेनॉल को। अभी कितना है 20%, मतलब E20 का मतलब क्या होता है 80% पेट्रोल होगा और ई मतलब इथेनॉल 20% होगा उस पेट्रोल में। तो इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो ये वाली चीज़। अब अगर पूछे शराब में, तो शराब में भी इथेनॉल होता है, बस इतनी नियंत्रित मात्रा होती है कि हानि ना पहुंचाए, बाकी होता है। अब इससे संबंधित ये MCQ है कि चीनी मिलों के लिए सरकार कौन सी योजना लेके आई, ये स्टेटमेंट है, आंसर बताना है। अगला MSME को लेकर है। तो MSME क्या होती है, छोटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, MSME के लिए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित ऋण मूल्यांकन सरकार मॉडल लेके आई है। तो डिजिटल फुटप्रिंट में क्या है, तो MSME के डिजिटल फुटप्रिंट जैसे कि उनका मतलब डिजिटली रूप में क्या क्या है, तो GST रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, UPI लेन देन के आधार पर उनका मूल्यांकन अब किया जाएगा। मतलब MSME कैसी है ये हम उनका डिजिटल फुटप्रिंट देख के भी तो पता कर सकते हैं। अगर ज़्यादा GST देते हैं, बैंक स्टेटमेंट अच्छा, UPI लेन देन अच्छा, तो MSME अच्छा है वो। अब ऐसे अगर अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, उसे ज़्यादा वित्त दे सकते हैं ना। उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन में सुधार करना। अब वित्तीय समावेशन का मतलब होता है सबको वित्तीय रूप से जोड़ना, आगे बढ़ाना। तो यह छोटे उद्यमों को अधिक आसान ऋण देना, तभी तो सबका वित्तीय समावेशन होगा कि आसान ऋण उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीज़ें कैसे कि हम उनका डिजिटल फुटप्रिंट जानेंगे, मतलब उनको कैसे बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रुपए देते कि नहीं, तो ये उसके बाद ऋण मिल जाएगा इन्हें। तो ये बजट में ये वाली बात कही गई थी 25 में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो PSB है, मतलब पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, MSME को ऋण भुगतान का आकलन वैसे करेंगे। तो लॉन्च किसने किया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। उद्देश्य MSME को ऋण देना, लाभ क्या होगा, वित्तीय समावेशन और डिजिटल फुटप्रिंट का इसमें उपयोग किया जाएगा। अब इससे संबंधित ये MCQ है। अगला न्यूज़ है गांडीव मिसाइल को लेकर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब इतना ही केवल याद रखना गांडीव वाला क्या है। तो जो गांडीव है वो तो हम देखते ही हैं, अर्जुन का जो धनुष हुआ करता था उसी के नाम पे ये मिसाइल का नाम रख दिया है। तो DRDO जो है उसने ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो 2-3 पॉइंट याद रखने होते हैं इसमें, केवल हवा से हवा में करने वाला, इसे ही कहा मतलब ये नाम किसका है, तो अस्त्र MK1 और 2 है, उसका ही अपडेटेड वर्जन है गांडीव मिसाइल। तो अस्त्र पहले से चल रहा था MK1, MK2। ये काम करता है सॉलिड फ्यूल जो डक्टेट रैमजेट में। तो रैमजेट पे चल रहा है। 2 तरीके होते हैं इंजन के, एक स्क्रैमजेट होता है, एक रैमजेट होता है। तो ये स्क्रैमजेट मतलब रैमजेट पे काम कर रहा है। क्यों, अब रैमजेट में क्या होता है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में, ईंधन के रूप में लेते हैं और जला देते हैं। मतलब क्या हुआ, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन को नहीं जलाने के लिए ले जाएगा, वो वायुमंडल में से ही ऑक्सीजन को ले लेगा। मतलब ये जब तेज चलेगा तो इसमें ऑक्सीजन मतलब हवाएं तेज़ी से टकराएंगी ना, उन्हीं हवाओं को अंदर लेगा ये, और उसके साथ ही क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो कुछ चीज़ जलती नहीं है, तो इसे ही कहते हैं रैमजेट, जब हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन को जलाते हैं।
क्षमता क्या है, तो क्षमता तो हज़ारों किलोमीटर में इसकी स्पीड, मतलब 4.5 मैक के लगभग। नॉर्मली अगर हम देखें तो 1500 किलोमीटर प्रति आवर से तेज़ है ये, क्योंकि ध्वनि का 4.5 होना बहुत है। तो ये रेंज कितनी है, 300 से 500 किलोमीटर, 300 से 350 किलोमीटर रेंज है, दूरी तक जाएगा, जबकि गति मैक में है। तो ये लंबी दूरी की हवाई जैसे लड़ाकू विमान इन सब के लिए बनाया गया है। अगला है ट्रोपैक्स के बारे में। तो ट्रोपैक्स क्या है, जनवरी अभी से मार्च में आयोजित किया जा रहा है युद्ध अभ्यास है भारतीय तीनों सेनाओं का, मतलब है थल सेना, वायुसेना, तटरक्षा के लिए। ट्रोपैक्स क्या है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। जैसे चाइना पाकिस्तान से हमारा कभी विवाद हो जाए समुद्र वाले एरिया में कुछ, तो उसके लिए हमें तीनों सेनाएं तट तैयार रहनी चाहिए, उसी के लिए ट्रोपैक्स बनाया गया है। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, पर शामिल बाकी भी होते हैं समन्वय के लिए। तो ये इसमें बस इतना याद रखना है कि ये क्यों मनाया जा रहा है। अगला पोषण अभियान है। पोषण क्या है, 7 साल इसके पूरे हुए। अब भारत में कुपोषण की समस्या पाई जाती है, स्पेशली महिला बच्चों में। तो कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए 7 वर्ष पहले पोषण अभियान लाया गया था। तो पोषण अभियान की फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो 18 से 25 में 7 साल हो गए हैं, 18 में लॉन्च हुआ था। मंत्रालय कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय प्रायोजित है। अब ये बताना है केंद्रीय प्रायोजित का है, क्योंकि पिछले एक वीडियो में हमने देखा था 2 तरीके का होता है, एक केंद्र सेंट्रल सेक्टर होता है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है। तो ये सोचना है कि ये कौन सी वाली है, इसमें सरकार पूरा रुपए देगा या फिर राज्य भी रुपए देगा, तो ये देखना है इसमें से। मतलब ऐसा होता है ना, 100% कुछ योजना होती है उनमें 100% केंद्र ही देता है, और कुछ में ऐसा होता है 60-40, 75-25 या 90-10 ऐसा चलता है। तो ये तो कुपोषण से रोकना है, तो इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण की स्थिति, बाकी सबके लिए है ये। इसमें स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया रक्त की कमी, स्टंटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उम्र के अनुसार वजन ना होना, तो ये है। इसके बाद एकीकरण क्या है, आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, ये सारी चीज़ मतलब इनसे जोड़ा जा रहा है जो आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के अंतर्गत है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि किससे संबंधित है पोषण वाला, तो पोषण वाला किससे संबंधित है, कुपोषण से निपटने के लिए, और स्पेशली किसके लिए, महिला, बच्चे, 0 से 6 वाले, ये सब इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें याद रखनी। अब ये स्टंटिंग वाला है कि स्टंटिंग में याद रख लेना है कि हाइट में रुकावट है आ जाए, तो हाइट में रुकावट आ जाए वो स्टंटिंग हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं, इससे संबंधित ये है कि पूरक पोषण को देना है। साथ ही साथ इसमें अब ये तो देख ही लिया यहाँ पे कि चूँकि हमने कहा स्पॉन्सर्ड था, तो स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, आधा राज्य देता है, मतलब आधे का मतलब है केंद्र देगा और राज्य दोनों मिलकर कर रहे होते हैं। तो ये अब इससे संबंधित क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये आज हमारा 10 मार्च का करेंट अफेयर्स।